गुड मॉर्निंग अभिषेक। गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है स्टोर रिलेटेड मैनेजमेंट से, उसमें हम लोग बात करेंगे। आई थिंक मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी और स्क्रीन भी आपको प्रॉपरली शेयर्ड मिल रहा होगा। अगर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं तो प्लीज़ एक बार हाँ बोलिएगा, आवाज़ प्लस स्क्रीन। जी सर, क्लियर है। नाइस, थैंक यू प्लीज़। तो हम लोग आज स्टोर मैनेजमेंट पर बातचीत करने वाले हैं। तो स्टोर, आपने देखा बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं रेलवेज में, उसमें एक डिपार्टमेंट है मटेरियल मैनेजमेंट या स्टोर्स के नाम से। मटेरियल का जो परचेज है, थ्रू आउट परचेज, वो एक डिपार्टमेंट करता है, स्टोर डिपार्टमेंट। जोनल लेवल पर इस डिपार्टमेंट, ये जो डिपार्टमेंट है, हेडेड बाय पीसीएमएम। पीसीएमएम का मतलब है, फुल फॉर्म है प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर। तो ये पीएचओडी लेवल के ऑफिसर हैं। ये सारा जोनल लेवल पर मटेरियल परचेज का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है। ठीक है, तो हम अब देखेंगे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है अप्रूवल ऑफ क्वांटिटीज फॉर प्रोक्योरमेंट। एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई कोई भी क्वांटिटी जो यूजर डिपार्टमेंट है ऐसे तो रैंडमली बोल नहीं देगा कि भाई मुझे 100 नंबर की ज़रूरत है या 500 नंबर की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं वो ग्राउंड लेवल पर वर्कआउट करके उन्होंने फाइनलाइज किया होगा कि मुझे आने वाले टाइम में या अगले फाइनेंशियल ईयर में हमें एक्स क्वांटिटी या एन क्वांटिटी की ज़रूरत है एक पर्टिकुलर मटेरियल की। तो क्या करते हैं, अब उन्होंने तो कह दिया, यूजर डिपार्टमेंट में तो कह दिया, लेकिन अप्रूवल कौन देगा कि सच में आपको ज़रूरत है। तो रेलवेज में हमेशा क्या होता है, एक डिपार्टमेंट का काम दूसरे डिपार्टमेंट वाले स्क्रूटिनाइज करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं। तो यहाँ पर आपके काम को, आपको जो परचेज करना है, जो यूनिट्स परचेज करनी है, उसका अप्रूवल आपको कौन देंगे, पीसीएमएम, प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर, जो कि रेस्पॉन्सिबल है पूरे जोन में मटेरियल परचेज के लिए। और मटेरियल कौन कौन से होंगे, रेलवे द्वारा यूज किया जाने वाला मटेरियल। वो कुछ भी हो सकता है, आपका फैन, आपका ट्यूबलाइट, आपका टिकट्स, आपका लिनन, आपकी मैकेनिकल मेंटेनेंस, वर्कशॉप मेंटेनेंस में जितने भी आइटम्स यूज होते हैं, स्टील आइटम्स, ये सारे के सारे परचेज होते हैं। और परचेज होके कि इनको हम स्टोर के थ्रू इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, स्टोर इज सेंट्रलाइज परचेजिंग बॉडी। ठीक है, तो अब हाँ, अप्रूवल जो है वो कौन देंगे, वो देंगे पीसीएमएम। तो पीसीएमएम का पावर देख लीजिए कि इसमें मटेरियल के अप्रूवल में, क्वांटिटी के अप्रूवल में उनका क्या पावर है। पीसीएमएम हैज फुल पावर फॉर परचेज थ्रू टेंडर। ऐसे नहीं परचेज कर सकते कि जाके शॉप पर परचेज कर, नहीं, थ्रू टेंडर, प्लेसिंग इंडेंट, रेट, कॉन्ट्रैक्ट, रनिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये सब तरीके होते हैं परचेज के, आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो थ्रू टेंडर, by placing indents, by placing rate contracts, by placing running contract। ठीक है, फाइनलाइज्ड बाई, और वो ये सब किसने फाइनलाइज किया है कि ये तरीके आपको अडॉप्ट करने हैं, वो रेलवे बोर्ड ने किया है, जोनल रेलवेज ने किया है, और पीयू पब्लिक अपना प्रोडक्शन यूनिट्स ने किया है। इन द नॉर्मल कोर्स फॉर स्टॉक एंड नॉन स्टॉक आइटम। अच्छा, दो तरह के आइटम्स परचेज किए जाते हैं, एक को हम बोलते हैं स्टॉक आइटम, दूसरा होता है नॉन स्टॉक आइटम। डिटेल में हम इनको देखेंगे, अभी आप खाली वर्ड्स पर एक बार ध्यान दे दीजिए। दूसरा बी, अब पीसीएमएम जो है उनके पास एक और चीज होती है, एक हर साल जो आप मटेरियल यूज करते हो, हम पहले से ही परचेज के लिए काफी प्लानिंग जो है वो काफी पहले से होती है। ये आप मान के चलो कि मोटे मोटे तौर से एक साल पहले से ही सारी प्लानिंग करी जाती है। तो नेक्स्ट ईयर आपको अगर किसी मटेरियल की ज़रूरत है तो आप स्टोर डिपार्टमेंट को आप बताते हैं कि भाई मुझे एक मटेरियल, कोई एक्स मटेरियल है, उसकी n नंबर ऑफ क्वांटिटीज चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग कंसाइनी
जब ऐसे जैसे मान लीजिए आपके डिवीजन ने बताया, ऐसे वडोदरा डिवीजन, दूसरे डिवीजन ने बताया, सभी डिवीजन के टोटल क्वांटिटी को क्लब करके उसकी एक एएसी का फुल फॉर्म होता है एंटीसिपेटेड एनुअल कंजम्पशन, कि किसी भी गिवन मटेरियल का, एक्स मटेरियल का पूरे साल में कितना कंजम्पशन होने वाला है, तो वो क्वांटिटी डिसाइड करी जाती है और वो बड़ी क्वांटिटी सभी को क्लब करके क्वांटिटी बनाई जाती है, ठीक है। और अच्छा, कई बार क्लब करके पूरी क्वांटिटी परचेज करी जाती है और कई बार उसको रेशनलाइज कर दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन द बजट एंड नीड्स, ठीक है, वो हायर अथॉरिटीज डिसाइड करती हैं। तो एंटीसिपेटेड एनुअल कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरी आइटम, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, आगे देखेंगे इनके बारे में। इनकी जो एसी अप्रूवल है वो पीसीएम के पास उसका फुल पावर है, ठीक है। तो ये दो बातें ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन आ सकता है कि ये सारी जो अप्रूवल जो देगा एसी का या परचेज का, क्वांटिटी परचेज का अप्रूवल जो देगा वो कौन देगा, वो पीसीएम देंगे। अब कुछ और चीजें हैं, एक वैल्यू है, आप इसको आज के डेट में लेटेस्ट वैल्यू है, आप इसको याद रख सकते हैं। साइनिंग ऑफ नॉन स्टॉक रिक्विजिशन। नॉन स्टॉक रिक्विजिशन नाम से पता चल रहा है कि ऐसे आइटम्स जो आप नॉन स्टॉक में, मतलब आपके स्टोर्स में स्टॉक करने की जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत आप रैंडमली आती है, कभी रेगुलर नीड नहीं है। सपोज कंप्यूटर्स आपको परचेज करने हैं, तो कंप्यूटर रेलवे कभी भी बल्क में परचेज करके स्टोर नहीं करता है, उनको स्टॉक आइटम की तरह नहीं रखता है। तो आपको जब भी जरूरत हो तो आप उसका इंडेंट करते हैं, इंडेंट फिर स्टोर्स में भेजा जाता है, स्टोर फिर उसको परचेज करता है, ट्रीटिंग द सेम एज नॉन स्टॉक आइटम, नॉन स्टॉक आइटम मानते हुए उसको स्टोर परचेज करता है, ठीक है। तो अब नॉन स्टॉक आइटम में उसकी साइनिंग में की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो साइनिंग में जरा पावर्स देख लीजिए। साइनिंग ऑफ नॉन स्टॉक रिक्विजिशन बाय यूजर डिपार्टमेंट, जैसे आपका डिपार्टमेंट सिग्नलिंग है, एसएनटी है, तो इसमें क्या होगा, आप यूजर डिपार्टमेंट हुए, आप मान लो आपको चाहिए भाई कंप्यूटर चाहिए या कुछ और चाहिए, कुछ मशीनरी चाहिए, कुछ एमएनपी चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसकी वैल्यू आपको कहीं ना कहीं से या तो लास्ट परचेज से या आजकल करंट आप कोटेशन मंगा के आप देख सकते हो उसकी वैल्यू क्या आ रही है। अगर वो वैल्यू 45 लाख से ऊपर है, अबव ₹45 लाख, तो वो नॉन स्टॉक का जो आपने रिक्विजिशन बनाया है, ठीक है, वो उस पर साइन किसका चलेगा, पीएचओडी का चलेगा, प्रिंसिपल जो अपना हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनका चलेगा, चीफ एचओडी या पीएचओडी, ठीक है। अब दूसरा, अगर ये पावर, ये आइटम जो है ये 15 लाख और 45 लाख के बीच में है, 15 लाख से ऊपर और 45 लाख से कम है, तो CWM चीफ वर्क मैनेजर, ADRM या SAG ऑफिसर इस पर साइन करेंगे। थर्ड पावर जो है वो JAG का मतलब जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के ऑफिसर्स, ठीक है, या SGSG का मतलब सिलेक्शन ग्रेड के ऑफिसर करेंगे। अब 2 लाख एंड अप टू 15 लाख इसमें इनका पावर है, ठीक है। अगला जो है वो SS जो है, SS का मतलब हुआ सीनियर स्केल ऑफिसर, या JG SG भी इन एब्सेंस ऑफ SS करेंगे। कब कितना पावर है इनका, SS का मतलब आपके मतलब सीनियर स्केल ऑफिसर्स, DST के रेंज लेवल के जो हैं वो करेंगे 25,000 से और 2 लाख का अगर नॉन स्टॉक है, तो इनका पावर है उस पर साइन करने का 25,000 से 2 लाख का। और जूनियर स्केल ADST का पावर है अप टू 25,000। अप टू 25,000 कोई भी नॉन स्टॉक आइटम खरीदना हो तो बहुत आसानी से ADST साहब इसको अपना साइन करके भेज सकते हैं और वो परचेज हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट एक था पैरामीटर, इसको आप याद रखें।
अगला है, बहुत सारे आइटम्स होती है पीएसी आइटम। पीएसी का मतलब होता है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, मतलब ऐसा आइटम जो केवल और केवल जिसके मैन्युफैक्चरर क्या होते हैं, एक ही होते हैं। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए आपके पास एक एचपी का प्रिंटर है, एचपी कंपनी का प्रिंटर है, तो नेचुरल सी बात है उस एचपी कंपनी के प्रिंटर में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, उसकी मान लीजिए कार्ट्रिज पूरी हो गई, तो कार्ट्रिज नॉर्मली आप दूसरे कंपनी का उसमें नहीं लगा सकते, आपको एचपी का ही लगाना पड़ेगा। तो ऐसे आइटम, अच्छा, तो आपको प्रिंट अगर वो कार्ट्रिज परचेज करना है तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि भाई केवल और केवल मुझे एचपी कंपनी का ही कार्ट्रिज चाहिए। अदरवाइज जो परचेज रूल ये कहता है कि आपको जो भी आपने कोटेशंस मंगाए हैं, सबसे लोएस्ट जिसका होगा उसको आप ऑर्डर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पीएसी आइटम की बात करते हैं कि भाई आप बताते नहीं मुझे एचपी का ही चाहिए, ठीक है, तो एचपी वाला जो है वो आपको देगा, लेकिन थोड़ा रेट हायर होगा। तो आप क्या करते हैं, आप साथ में एक पीएसी सर्टिफिकेट भी देते हैं कि भाई हमारी मशीन में यही कंपैटिबल है और इससे नीचे का मॉडल नहीं चलेगा या लोकल मेक नहीं चलेगा, मुझे एचपी का ही चाहिए। तो ऐसे में जब आप कंफर्म कर देते हैं कि मुझे एक गिवन सोर्स से ही मटेरियल परचेज करना है, तो आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है और उसको कहते हैं पीएसी। तो पीएसी भी साइन करने के अलग अलग पावर्स हैं, ठीक है। जैसे साइनिंग बाय पीएसी यूजर डिपार्टमेंट, इसमें आप देख रहे हैं पहला जो कॉलम है वो यूजर डिपार्टमेंट में जो एचओडी हैं या सीएचओडी हैं 25 लाख से ऊपर अगर पीएसी आइटम है तो वो साइन करेंगे। सीडब्ल्यूएम, एडीआरएम, एसएजी का जो पावर है अप टू 25 लाख है और जेजी अप टू 15 लाख का पीएसी आर्टिकल साइन कर सकते हैं। ऐसे सीनियर स्केल में अप टू 2 लाख है और जूनियर स्केल में जो है वो अप टू 75,000 है। तो इसको जरा देख के रखिएगा। अब कुछ और चीज़ें जल्दी से बता दूं, जैसे आप नॉन स्टॉक आइटम है, आपके स्टॉक में नहीं है, आप रैंडमली इसकी ज़रूरत पड़ी है, तो आपको उस क्वांटिटी को आपको वेटिंग कराना पड़ता है। वेटिंग का मतलब होता है विवीक्षा, हिंदी में बोलते हैं विवीक्षा। ये जो विवीक्षा है इसकी वेटिंग मोस्टली जो अकाउंट डिपार्टमेंट है वो करता है, वो देखते हैं, भी आगे देखते हैं। तो वेटिंग ऑफ नॉन स्टॉक आइटम, इसको वेट कौन करता है, इसकी विवीक्षा कौन करता है? तो फर्स्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ सैंक्शनड वर्क, कोई वर्क पहले से ही सैंक्शनड है, ठीक है, वेयर डिटेल्ड एस्टिमेट हैज बीन सैंक्शनड, वेटिंग ऑफ नॉन स्टॉक रिक्विजिशंस इज नॉट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन मेंशन्ड इन द रेलवे बोर्ड लेटर। एक रेलवे बोर्ड लेटर ने एक लेटर निकाल के दिया है कि अगर कोई सैंक्शन वर्क है और उससे रिलेटेड नॉन स्टॉक आइटम परचेज करना है तो उसमें अलग से कोई आपको वेटिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, वो आप डायरेक्टली बिना वेट किए हुए आप उसको परचेज कर सकते हैं। ध्यान रहे, वेटिंग का काम हमें अकाउंट से कराना पड़ता है, जो हमारा एसोसिएटेड अकाउंट होता है, ठीक है। दूसरा है सेफ्टी या पैसेंजर नेसेसिटी आइटम। आजकल एक कैटेगरी है, बहुत सारे आइटम्स हैं जिनको हम पैसेंजर को जब ट्रेन में मूव करते हैं तो बहुत सारे आइटम्स हैं जिसको हम पैसेंजर नेसेसिटी आइटम की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे सोप है, आप टॉयलेट यूज़ करते हैं ट्रेन का तो उसमें सोप वगैरह है, टॉवेल्स हैं, ये चद्दरें हैं, ये सब सारे पैसेंजर नेसेसिटी आइटम की कैटेगरी में आती हैं। तो इनकी वेटिंग भी होती है जब आप इसको परचेज कर रहे हैं नॉन स्टॉक में, ठीक है। यह बहुत दूसरी चीज़ें हैं जो नॉन स्टॉक में अगर परचेज कर रहे हैं और वो अगर पैसेंजर नेसेसिटी आइटम की कैटेगरी में आती है, ठीक है, तो अगर उसकी कीमत 10 लाख से ऊपर है, ठीक है, तो उसको आपको वेटिंग कराना ज़रूरी है। अदर देन सेफ्टी आइटम्स या पैसेंजर नेसेसिटी आइटम्स अबव 2.5 लाख, ठीक है,
अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो भी आपको इसका क्या करना है, वेट कराना है, ठीक है। अकाउंट की विवेचना के बाद ही आपको परचेज के लिए आप एंटाइटल होंगे। तो वेटिंग आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं वेटिंग ऑफ परचेज ऑर्डर्स। अब जो परचेज ऑर्डर प्लेस होते हैं उसकी भी वेटिंग होती है, ठीक है। वो क्या है जरा देख लीजिए। पहला है इसमें द लिमिट फॉर वेटिंग ऑफ परचेज ऑर्डर इज above 15 lakh for safety items as defined in railway board। एक लेटर नंबर है उसके बिहाफ पर, ठीक है। सेफ्टी आइटम्स, हाँ सेफ्टी आइटम्स कौन कौन से होते हैं रेलवे में? जो भी आइटम यूज होता है, इवन एक नट बोल्ट भी हो सकता है, एक पिन भी हो सकती है, एक रिवेट भी हो सकता है, और कई बार आपकी जो फ्लैग होती है ना, पहले फ्लैग चलती थी रेड फ्लैग, और ये सब भी सेफ्टी आइटम्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और दूसरा भी मैंने आपको समझाया पैसेंजर नेसेसिटी आइटम, ठीक है, ये तो आपने समझ लिया होगा। तो लिमिट फॉर वेटिंग ऑफ परचेज ऑर्डर इज अबव ₹15 lakh फॉर सेफ्टी आइटम्स एंड पैसेंजर नेसेसिटी आइटम सब्जेक्ट टू 10% टेस्ट चेक बाय अकाउंट एंड 8 lakh फॉर अदर देन सेफ्टी। तो 15 लाख, जो 15 लाख है, ठीक है, वो आपको सेफ्टी आइटम और परचेज ऑर्डर की वेटिंग और पैसेंजर उसके लिए रहेगा, और बाकी के लिए 8 लाख फॉर अदर देन सेफ्टी और पैसेंजर नेसेसिटी आइटम, ठीक है। तो जरा देख लीजिएगा दूसरे आइटम्स कौन कौन से हैं, इंक्लूडिंग ड्रग्स एंड सर्जिकल, जो हॉस्पिटल के लिए जो परचेज होता है ये सब भी उसी में आएगा। तो इन सब का लिमिट है 8 लाख और बाकी का 15 लाख। ये सारे वेटिंग में जाएंगे, इनके सारे जो परचेज ऑर्डर हैं ये वेट कराना पड़ेगा, ठीक है। वेट जब भी वर्ड यूज करता हूँ इसका मतलब अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है इसमें, वो उसकी विवेचना करेंगे। अब उसके बाद है पावर्स ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो पावर्स है देख लीजिए, इनकी जो जेएजी ऑफिसर हैं वो अबव, जेएजी का मतलब हो गया सीनियर डीएफएम, डिवीजन में सीनियर डीएफएम साहब, तो वो क्या है उनका अबव 5 करोड़, अगर 5 करोड़ से ज़्यादा का परचेज है तो उसमें उनकी वेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, उनका वो वेट करेंगे। जबकि सीनियर स्केल के जो अकाउंट ऑफिसर हैं जैसे सीनियर एएफए हो गए, सीनियर और डीएफएम हो गए, ये सारे के सारे जो हैं अप टू 5 करोड़ वेट करेंगे। और बाकी केसेस में जो पीएफए वगैरह होते हैं, प्रिंसिपल फाइनेंस पीएफए लेवल के जो ऑफिसर होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, अपने पावर्स जो है वो डेलीगेट कर देते हैं अपने नीचे के ऑफिसर को, भाई आप मेरे पावर्स को यूज करके आप वेट किया करो, ठीक है। अब आगे वेटिंग ऑफ इंडेंट से पहले मैं आपको कुछ और बातें बता दूं। मैं यहाँ से आपको शुरू करता हूँ। हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो रेलवे हो या कोई भी हो, वो एक कहीं ना कहीं या तो प्रॉफिट हो या तो चीज़ें जो है वो वेल मैनेजेबल हो, ऐसे काम करती है। अगर चैरिटी के लिए भी काम करती है तो कोशिश करती है कि उसके जो उसका जो भी फंड है वो जनरेट हो जाए, वहीं उसी सिस्टम से, उनको अलग से उसमें पैसा नहीं लगाना पड़े। तो एक होता है, टर्म आता है रेट ऑफ रिटर्न, तो हमारे रेलवे में भी इसका बड़ा यूज है। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन बी जज्ड बाई a ratio known as rate of return on investment। जो प्रॉफिटेबिलिटी है उससे कितना आपको प्रॉफिट जनरेट हुआ, ठीक है, उसको जज करने के लिए, उसको समझने के लिए हमने एक टर्म यूज किया है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए रेलवे को कोई चीज़ नया बनाना है, नया सिस्टम शुरू करना है, तो नेचुरल सी बात है एक आपको क्या करना पड़ेगा, एक इन्वेस्टमेंट खड़ा करना लाना पड़ेगा, और उस इन्वेस्टमेंट को से
आप अपना जो कैपिटल है वो खड़ा करते हो और उसके बाद उसको रन करते हो, जो आप रन उसको करते हो तब आपको बाद में प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विच इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है, प्रॉफिट अर्नड पर यूनिट इन्वेस्टमेंट। तो आरओआर का जो फॉर्मूला होगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट यूज्ड, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये जरा ध्यान रखिएगा, वेयर प्रॉफिट क्या है, टोटल रिसीट, कितना आमदनी आया, कितना पैसा आया, माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, कितना टोटल खर्च हुआ, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, प्रॉफिट। और कैपिटल एम्प्लॉयड में जो कैपिटल लगा हुआ है उसमें क्या है, फिक्स्ड असेट की कॉस्ट। मान लो आपके पास बहुत सारा असेट है, संपत्ति है, जिसमें क्या है, वो सारे के सारे फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में आएंगे। बिल्डिंग खड़ा करना है और एमएनपीज परचेज करना है, ये सारे के सारे किस में आएंगे, फिक्स्ड असेट की कैटेगरी में है। और दूसरा जैसे मान लीजिए करंट असेट, करंट असेट का मतलब जो आपका डे टू डे लाइफ, डे टू डे जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है, कुछ रॉ मटेरियल आप परचेज करते हो, कुछ भी करके बनाते हो, तो उसको हम करंट असेट में रखते हैं। तो मोटे तौर से आपको आरओआर पर ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कुछ टॉपिक्स इसमें जल्दी से कवर करने वाले हम लोग, उसको देखते हैं। इसमें स्टोर्स है, टाइप ऑफ स्टोर्स है, स्टॉक एंड नॉन स्टॉक जो भी हम बात कर रहे थे, एबीसी एनालिसिस है, इंडेंट्स क्या होते हैं, डीटीआर क्या होता है, डीएसए क्या होता है, स्टॉक शीट क्या होती है और टैली बुक क्या होता है। जल्दी से हम इसको देख लेते हैं फास्ट। Stock and non-stock items, all materials are basically divided into two broad categories, stock and non-stock items. Stock item किसको बोलेंगे? The stock items are those items for which there is a regular demand, regular drawal or consumption, and there is a regular recoupment. मतलब कोई ऐसा है, मान लीजिए एक नट बोल्ट है, सिंपल सी बात है, नट बोल्ट, अब उसको पता है सभी डिपार्टमेंट को नट बोल्ट की, खासकर मैकेनिकल को लगातार ज़रूरत पड़ती रहती है और डे टू डे एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए मेंटेनेंस के व्यू पॉइंट से, ठीक है, वो लगातार उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ऐसे आइटम्स जो रेगुलर डिमांड में हैं, एक ही मिनट, हाँ प्लीज़, हाँ सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो स्टॉक आइटम्स रेगुलर डिमांड और रेगुलर कंजम्पशन वाले आइटम को हम स्टॉक आइटम की कैटेगरी में रखते हैं। आपने, अगर आप स्टोर कभी आए हो तो स्टोर्स में बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो रेगुलर बेसिस पर आप उनको डिमांड करते हैं और वो स्टॉक की कैटेगरी में आपको हमेशा स्टोर्स में मिलते हैं, अवेलेबल मिलते हैं, ठीक है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से P8 या जो भी आपके फॉर्म है, रिक्वायरमेंट फॉर्म, वो ले जाके, इंडेंट ले जाके आप उसको विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। दूसरे जो अब ये समझिए स्टॉक आइटम कहाँ आपको मिलेंगे। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 1,80,000 सच आइटम्स। पूरे रेलवे में 1,80,000 से ज़्यादा अलग अलग कैटेगरीज हैं ऐसे आइटम्स की, जिसको हम स्टॉक आइटम की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। और ये कहाँ मिलते हैं? पूरे देश में 259 स्टोर्स डिपो हैं, 259 स्टोर डिपोज हैं जिसमें ये आइटम्स को वहाँ पर स्टोर किया जाता है, ठीक है। स्टॉक आइटम सभी स्टोर में आपको मिलेगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि एक स्टॉक आइटम पूरे इंडियन रेलवे में मिले, जरूर कि सभी स्टोर में मिले, ऐसा नहीं है।
जहाँ जहाँ जिस तरह की नीड होती है वहाँ पर उस लोकल हिसाब से, जैसे मान लीजिए कहीं पर मैकेनिकल शेड है तो मैकेनिकल आइटम स्टॉक आइटम होगा, कहीं पर इलेक्ट्रिकल शेड है तो इलेक्ट्रिकल आइटम वहाँ का मेन आइटम होगा, वो स्टॉक आइटम होंगे। ठीक है, तो इस तरह से 259 स्टोर्स में इन सबको स्टॉक किया जाता है जितने भी स्टॉक आइटम्स हैं। टू गिव दिस सर्विस वी हैव टू मेंटेन स्टॉक्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स नोन एज स्टॉक आइटम। ठीक है, अगला है कैटेगरी ऑफ स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। पहला है ऑर्डिनरी स्टोर्स। दीज आर जनरली सच आइटम्स ऑफ स्टोर्स फॉर विच देयर इज रेगुलर टर्नओवर कॉज्ड बाय कांस्टेंट डिमांड। ठीक है, तो ऑर्डिनरी आइटम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं कि ऑर्डिनरी स्टॉक आइटम होते हैं जो लगातार उनकी एक रेगुलर फ्लो बना है। ठीक है, कांस्टेंट डिमांड बनी ही हुई है, हर महीने पता है कि इसके 100 नंबर्स चाहिए, हर महीने 100 नंबर्स चाहिए, तो सब बिल्कुल एक तरह से प्रेडिक्टेबल है, भाई ये कंसाइनी आएंगे, इनको हर महीने 100 नंबर्स चाहिए। तो ऐसे स्टोर्स को जो फ्लो में उनकी डिमांड बनी हुई है और उनका कंजम्पशन हो रहा है, तो उनको ऑर्डिनरी स्टोर की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा है इमरजेंसी स्टोर। ऐसे भी स्टोर्स होते हैं स्टॉक आइटम के जो इमरजेंसी में यूज करने के लिए होते हैं, उनको भी हम स्टोर करके रखते हैं। द स्टोर डिपो आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू स्टॉक सर्टेन आइटम्स ऑफ स्टोर्स इवन दो दे डू नॉट हैव अ रेगुलर टर्नओवर। उनका रेगुलर टर्नओवर नहीं भी है तो भी उसको स्टोर परचेज करके रखती है, क्योंकि उसका बेसिक कारण ये है कि जब रेलवे को इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ेगा तो शायद उस आइटम की मार्केट में भी शॉर्टेज हो या मार्केट में बहुत मिले ही नहीं, तो रेलवे का काम रुकना नहीं चाहिए। अब कॉन्टिन्यूअस चलाए रखने के लिए हम कुछ आइटम्स को इमरजेंसी स्टोर के फॉर्म में परचेज करके रख देते हैं। These are emergency stores and comprises of items which do not ordinarily wear out or required renewal। इनको हर 6 महीने पर खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ स्टॉक में आपको बना के रखना पड़ता है। ठीक है, बट विच आर रिक्वायर्ड टू कीप इन स्टॉक टू मीट इमरजेंसी ड्यू टू ब्रेकेज और अनएंटिसिपेटेड डिटेरियोरेशन। मान लीजिए कहीं पर अपने जानते हैं कि रेलवे में बहुत सारे कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो ऐसे में बहुत सारे आइटम्स हैं लाइफ सेविंग आइटम्स, तो वो सारे के सारे स्टोर जो है वो इमरजेंसी स्टोर के अंडर में परचेज करके रख लेता है। जैसे एक नॉर्मल आइटम का नाम बताता हूँ, रोप का मतलब रस्से। ठीक है, अलग अलग गेज के रस्से रेलवे में आपको हर एरिया में हर स्टोर में आपको मिल जाएंगे कि ऑल ऑफ सडन कहीं पर कुछ एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है तो रस्सों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, रोप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसीलिए अलग अलग साइज़ के रस्से हमेशा इमरजेंसी व्यू पॉइंट से परचेज करके रखे जाते हैं, क्योंकि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी शायद मार्केट में ये अवेलेबल ना हो। These items are not readily available in the market and such would require a long time for procurement in case of they are not stocked। अगर उनको हम स्टॉक करके नहीं रखेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग सकता है और तब तक आपकी इमरजेंसी जो सिचुएशन है वो अब और बिगड़ सकती है। अगला जो कैटेगरी है वो सरप्लस स्टोर। सरप्लस नाम से पता चलता है कोई चीज़ घर में सरप्लस हो गया, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना। स्टोर्स विच हैव नॉट बीन इशूड टू एनी यूज़र फॉर पास्ट 24 मंथ्स। 24 महीने से ज़्यादा अगर आपने किसी को इशू नहीं किया है कोई आइटम, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो आइटम जो है वो सरप्लस हो जाता है, मतलब अब उसकी ज़रूरत नहीं है उस पर्टिकुलर यूनिट में। ठीक है, या उसके आसपास जो कंसाइनी है उनको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आर क्लासिफाइड एज सरप्लस स्टोर्स, और इनको हम क्या करते हैं सरप्लस स्टोर की कैटेगरी में रख देते हैं। ठीक है, जो आइटम 24 महीने से इशू नहीं कराया गया हो, ठीक है, उनकी या उसकी डिमांड नहीं आई हो, तो ऐसे आइटम को हम सरप्लस स्टोर बोलते हैं और इसको हम सरप्लस स्टोर की तरह क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, दीज आर ऑफ टू काइंड्स। दो तरह के सरप्लस स्टोर होते हैं, एक होता है मूवेबल सरप्लस
और दूसरा होता है डेड सरप्लस। नाम से पता चल रहा है मूवेबल का मतलब होता है कि ठीक है अभी डिमांड नहीं आया है 2 साल से, 24 महीने से कोई डिमांड नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि शायद आने वाले भविष्य में इसकी ज़रूरत ना हो सकता है 2 साल बाद इसकी ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो उसको हम नाम रखेंगे मूवेबल सरप्लस कि भाई जा सकता है ये मटेरियल, आज नहीं तो कल, कल और दूसरा डेड सरप्लस, ठीक है। डेड सरप्लस का मतलब होता है जो ये पता चल गया भाई ये अब फर्दर नहीं इशू होने वाला है, ठीक है। देखते हैं, इनिशियली दे आर क्लासिफाइड एज मूवेबल सरप्लस, बट इफ नो यूज इज एंटिसिपेटेड, हमें पता नहीं चल रहा है कि भाई अभी भविष्य में इसका कभी यूज होगा, ठीक है। बट इफ नो यूज इज एंटिसिपेटेड ऑन एनी रेलवे इन कमिंग 24 months, द आइटम आर क्लासिफाइड एज डेड सरप्लस विच आर टू बी डिस्पोज ऑफ। और एक बात और कि अगर ये पता चल गया कि भाई 2 साल बाद यूज कहीं हो सकता है, तो हम उसको मूवेबल सरप्लस की कैटेगरी में रखते हैं। और ये पता चल जाए कि अगले 24 महीने में, अगले और 24 महीने में, ठीक है, ये कहीं यूज होने वाला नहीं है, ठीक है, तो उसको हम डेड सरप्लस कैटेगरी में रख देते हैं। और उसको फिर क्या करना पड़ता है, उसको आपको डिस्पोज ऑफ, स्क्रैप करना पड़ता है, ठीक है। जस्ट एक ही मिनट, कहाँ से? अरे वो कल रमेश भाई से मंगवाया है, आपके गांव से, वलसाड से। कब लाओगे, कब आएगा आपका? हफ्ते बाद आएगा ना? हाँ तो लिख लो एक, हाँ एक बढ़िया वाला, ठीक है सर। हाँ सॉरी, हाँ तो हाँ तो आप देख पा रहे हैं, इनिशियली दे आर क्लासिफाइड एज मूवेबल सरप्लस, बट इफ नो यूज इज एंटिसिपेटेड इन एनी रेलवे इन कमिंग 24 months, द आइटम आर क्लासिफाइड एज डेड सरप्लस विच इज टू बी डिस्पोज ऑफ। और इसको आपको डिस्पोज ऑफ करना है, मतलब स्क्रैप करना है। अगला है स्पेशल स्टोर, एक कैटेगरी है स्टॉक आइटम की, स्पेशल स्टोर के नाम से। The items of stores required for works and other special purposes, that is other than for operations or ordinary maintenance। ऑपरेशन जो रेलवे ऑपरेशन होता है ना, रेलवे का डे टू डे ऑपरेशन है, मतलब चलना, उसका मूवमेंट, ठीक है, और ऑर्डिनरी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड कॉल्ड स्पेशल स्टोर। जनरली सच आइटम्स आर dispatched directly to the user without being stocked in the store depot। स्पेशल स्टोर का मतलब, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आजकल जो आपका लोको है, इलेक्ट्रिक लोको में बहुत सारे ट्रैक्शन मोटर्स यूज होते हैं। ट्रैक्शन मोटर का मतलब बहुत बड़े बड़े मोटर्स होते हैं और उनको स्टोर करने की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ट्रैक्शन मोटर अगर परचेज किया जाए तो उसको हम स्पेशल स्टोर की कैटेगरी में रखेंगे। इनको हम डायरेक्टली जो भी आपका यूज़र है, एंड यूज़र है, उसको हम डायरेक्टली डिस्पैच कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसको फिर से एक बार आप रीड कर लेना। स्पेशल किसको बोलेंगे? द आइटम्स ऑफ स्टोर्स रिक्वायर्ड फॉर वर्क एंड अदर स्पेशल पर्पजेस, ठीक है, दैट इज अदर देन ऑपरेशन और ऑर्डिनरी मेंटेनेंस एंड रिपेयर इज कॉल्ड स्पेशल स्टोर, ठीक है। और उनको हम डायरेक्टली परचेज करके कंसाइनी के यहाँ ही लेके जाते हैं, स्टोर्स में स्टोर नहीं करते हैं, ठीक है। अगला टाइप है कस्टडी स्टोर। कस्टडी स्टोर देख लीजिए जल्दी से। स्टोर्स विच हैव बीन परचेज्ड फॉर स्पेशल वर्क एंड चार्ज्ड टू सच वर्क बट लेफ्ट इन द कस्टडी ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट आर कॉल्ड कस्टडी स्टोर। ये थोड़ा टिपिकल भाषा है, मैं इसको आपको आसान भाषा में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए
आपका आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को ऑर्डर गया, खासकर जो वर्कशॉप है, वर्कशॉप को एक ऑर्डर गया कि आपको गर्डर्स बनाने हैं। गर्डर कहाँ लगता है? जहाँ से रेलवे पास होती है और ऊपर से रोड होता है, तो आपको ब्रिज या गर्डर बनाने हैं। तो गर्डर बनाने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए, जितना भी मटेरियल चाहिए, वो वन टाइम परचेज होगा। और वन टाइम परचेज हो, जैसे मान लीजिए 10 गर्डर का ऑर्डर आया, तो 10 गर्डर के लिए जो भी मटेरियल चाहिए, आपको एंगल चाहिए, फ्रेम चाहिए, चैनल चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, रिवेट चाहिए, नट बोल्ट चाहिए, और दूसरे जो मटेरियल चाहिए, सबका सारा का सारा वन टाइम परचेज हो जाएगा। लेकिन आप जब काम शुरू करते हो तो 10 के 10 गर्डर एक साथ तो नहीं बनाने लगोगे। आप पहले दिन पहला गर्डर, दूसरे दिन या पहले महीने पहला गर्डर, दूसरे महीने दूसरा गर्डर, तीसरे महीने तीसरा गर्डर, इस तरह से आप बनाओगे, फैब्रिकेट करोगे। तो आपने जो 10 के लिए एक साथ परचेज कर लिया, वो कहाँ रखोगे? आप अपने पास रखोगे तो मिस हैंडलिंग होने का खतरा है। आप क्या करते हो? स्टोर को सौंप देते हो, भाई आप ये 10 के लिए आए हैं, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी, ठीक है? आप स्टोर को हैंड ओवर कर देते हो, ये जो आइटम आया है 10 के लिए है, ये आप रखो, हमें जैसे जैसे ज़रूरत होगी हम वहाँ आपसे इसको विड्रॉ करते जाएंगे, अपने यूज़ में लेते चले जाएंगे, ठीक है? हर महीने आपसे हम विड्रॉ करेंगे। तो ऐसे स्टोर को जो कि परचेज वन टाइम हो गया, बट यूज़र के व्यू पॉइंट से कि कहीं उसका मिस हैंडलिंग ना हो, हर महीने उसका यूज़ होना है, तो एक एक महीने का ही कंसाइनिंग इशू कराए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इशू कराए, बाकी जो 9-10 महीने का है वो स्टोर में रखा जाता है। ऐसे स्टोर को हम कस्टडी स्टोर बोलते हैं। कस्टडी केवल कर रहा है स्टोर, बाकी सारा जो है मालिकाना हक किसका है? इंजीनियरिंग का है, बट सेफ गार्ड व्यू पॉइंट से उसको स्टोर किया गया है, ठीक है? अगला स्टोर है इम्प्रेस्ड स्टोर, ठीक है? इम्प्रेस्ड स्टोर की कैटेगरी में है, दीज आइटम्स आर करते हैं। These items are required for day-to-day operation, services and maintenance of the activity. Impress store may be either charged off store or may be kept in capital account head also. अब इसको बता देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, एक जनरल स्टोर से या बड़े स्टोर से मटेरियल लाके आप जैसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, उसमें उसको कुछ वॉश करना है, कुछ कनेक्शंस बनाने हैं, तो वो अपने स्टोर में, अब हर वर्कशॉप में क्या होता है, छोटे छोटे स्टोर्स भी होते हैं, तो वहाँ वो लाके अपने पास रख लेते हैं। और अपने पास रखते इस तरह से हैं कि उनके पास एक महीने जैसा स्टॉक रखते हैं। जैसे मान लो कोई बियरिंग है, कोई गियर है, वो लाके उसको वॉश करके उसको केरोसिन से धुलते हैं और तैयार करके अपने पास रखते हैं, सो दैट कि वो डायरेक्टली फिटमेंट किया जा सके, ठीक है? तो ऐसे आइटम्स जो मेन स्टोर से ड्रॉ करके आप छोटे से स्टोर में लाके रख देते हैं, ठीक है, और उसको बिल्कुल तैयार रेडी पोजीशन में रखते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इम्प्रेस्ड स्टोर। अगला इसमें है स्टोर से जब बातचीत हम करते हैं तो वहाँ पर कोई चीज़ होती है जो नंबर में मिलता है, कोई चीज़ होती है पेयर में मिलता है। जैसे हैंड ग्लोव्स है, सेफ्टी के लिए हैंड ग्लोव्स यूज़ करते हैं, तो वो पेयर में मिलता है, ठीक है? तो उसमें कुछ कोड्स होते हैं, उसके यूनिट का कोड होता है। जैसे अब जैसे नंबर में अगर आपने लिया है तो उसका यूनिट कोड क्या है? 01। पेयर में लिया है तो 02 है, सेट में लिया है तो 03 है, किलोग्राम में अगर लिया है तो 13 है, क्विंटल में लिया है तो 14 है, और अगर मीट्रिक टन में लिया है तो उसका कोड क्या होगा? 15, और मीटर में अगर लिया है तो उसका होगा 22। तो ये कुछ रेलवे ने अपने लिए, अपने वर्किंग के लिए, डे टू डे वर्किंग के लिए स्टोर ने यूनिट्स बनाए हैं, यूनिट कोड बनाया है रदर। तो ये जरा कोड भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं पीएल नंबर की। आपने सभी को आइडिया अगर होगा, स्टोर से अगर डीलिंग रहा है तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि एक स्टोर हमेशा जो स्टॉक आइटम्स हैं, ध्यान रखिएगा केवल स्टॉक आइटम्स, वो रेलवे
स्टोर्स क्या करती है, एक पीएल नंबर असाइन करती है, ठीक है, जो प्राइस लिस्ट नंबर होता है वो असाइन कर देती है, ठीक है। ये जो प्राइस लिस्ट नंबर होता है ये 8 डिजिट का होता है, टोटल 8 डिजिट का होता है, नीचे आप देख सकते हैं। तो ABCD कैटेगरी में उस 8 डिजिट को बांटा गया है। ए कहलाता है मेन ग्रुप, जिसपे शुरू के 2 डिजिट होते हैं, लेफ्ट साइड लेफ्ट मोस्ट के 2 डिजिट। उसके बाद सब ग्रुप का नंबर आता है, सब ग्रुप में भी क्या होते हैं, 2 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। उसको आप देख पाओ तो मेन ग्रुप, उसके बाद अगले 2 डिजिट क्या होंगे, सब ग्रुप के होंगे। उसके बाद में जो अगले 3 डिजिट होंगे वो उनको हम बोलते हैं सीरियल नंबर। उस आइटम का सीरियल नंबर क्या है उसके लिए वो डिजिट होती है। और लास्ट में एक डिजिट होता है जिसको हम चेक डिजिट कहते हैं, वो सिंगल डिजिट होता है, ठीक है, जिसको हम ध्यान रखिएगा, नाम है उसका चेक डिजिट। मेन ग्रुप 2 डिजिट का, सब ग्रुप 2 डिजिट का, सीरियल नंबर 3 डिजिट का और चेक डिजिट एक डिजिट का। ये इस तरह से 8 डिजिट का एक पीएल नंबर डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कुछ मेन ग्रुप्स जो हैं। अगर शुरुआत के नंबर 00 से 09 के बीच में हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो आइटम है वो स्टीम लोको से के स्पेयर पार्ट्स हैं, जो कि अब बिल्कुल बंद हो गया है। स्टीम लोको अब कहीं भी यूज़ नहीं होता है। और अगर 10 से 19 है, 10 to 19 है, तो वो आपके डीजल लोको स्पेयर पार्ट्स हैं। वो कैसे हैं, वो अगर किसके हैं, 10 से 19 डीजल लोको स्पेयर पार्ट्स होंगे, ठीक है। और अगर 20 to 29 है तो वो इलेक्ट्रिक लोको स्पेयर पार्ट्स हैं, ठीक है। आगे 30 to 39 है वो कैरेज एंड वैगन से रिलेटेड है, 30 to 39 कैरेज एंड वैगन से रिलेटेड है। और 40 से 49 है वो इलेक्ट्रिकल स्टोर है, जनरल इलेक्ट्रिकल के आइटम्स वहाँ मिलेंगे, फैन मिलेगा, ट्यूबलाइट मिलेगी एंड स्विचेस मिलेंगे, लाइक दैट। 50 to 59 ये ध्यान रखिएगा, आपके यहाँ जो सिग्नल्स वाले हैं इनको सबको याद रखना है कि सिग्नल से रिलेटेड जो आइटम है उनको उनका पीएल नंबर 50 to 59 होता है, ठीक है। ये आपके काम का है, 50 to 59 मेन ग्रुप का जो नंबर है। पीवे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, उनका पीवे वाला जो है वो 60 to 69 है, हाँ ठीक है, 60 to 69। 70 to 79 जनरल स्टोर है, 70 to 79 क्या है, जनरल स्टोर, सामान्य चीज़ें बिल्कुल, हाँ, हर तरह की चीज़ें जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है जनरल स्टोर में मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद है लास्ट है 98 ग्रुप। 98 का मतलब स्क्रैप। जब आप स्क्रैप करने जाते हैं तो वहाँ पर ये वाले ग्रुप्स चलते हैं। नॉन स्टॉक आइटम, ये तो सारे अब तक स्टॉक आइटम की हमने बात करी। अब अगला जो टॉपिक है वो नॉन स्टॉक आइटम्स है, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे हम जल्दी से। नॉन स्टॉक आइटम्स आर रिक्वायर्ड ओकेजनली, कभी कभार इनकी जरूरत पड़ती है, एंड नॉट इन रेगुलर बेसिस, इसकी रेगुलर बेसिस पर कोई डिमांड नहीं है। द आइटम्स विच आर नॉट फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड, आइटम जो कि फ्रीक्वेंटली कॉन्टिन्यूसली जल्दी जल्दी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और हैविंग वन टाइम रिक्वायरमेंट, ठीक है, इसको हम अलग से स्टॉक नहीं मेंटेन करते हैं, स्टॉक में इसको नहीं रखते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको जब ज़रूरत पड़ा तभी इसको परचेज कर लिया, ठीक है। ऐसे आइटम्स को हम क्या करते हैं, नॉन स्टॉक की कैटेगरी में रखते हैं, जब ज़रूरत पड़ा तभी परचेज किया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग रिक्विजिशन ऑफ नॉन स्टॉक आइटम्स। ये मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है, इससे कुछ आएगा भी नहीं। अगला जो टॉपिक है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ABC एनालिसिस। नॉर्मली स्टोर पर बहुत बड़ा बजट, बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर होता है। ऐसे देखा जाए तो स्टोर परचेज के लिए पूरे इंडियन रेलवे में करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए असाइन किए जाते हैं।
आप ये समझिए पूरे इंडियन रेलवे में मेंटेनेंस और ऑपरेशंस को चलाए रखने के लिए, ठीक है, 40,000 करोड़ रुपए के आसपास, कुछ कम कुछ ज़्यादा, स्टोर का परचेज किया जाता है, ठीक है। अब पूरे इतना इतना बड़ा परचेज है कि इनको कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनकी बड़ी डिमांड होगी, उनके बगैर ट्रेन ऑपरेशंस आपका बाधित हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ऐसे आइटम्स को बहुत प्रायोरिटी देने की ज़रूरत होती है। दूसरे आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी कम प्रायोरिटी देने की ज़रूरत होती है। और जो तीसरी कैटेगरी का आइटम है, अगर बाय द वे उस दिन नहीं मिला तो ट्रेन ऑपरेशन में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी, तो ऐसे आइटम्स को हम सी कैटेगरी आइटम्स में रख देते हैं। तो इसी तरह से डिमांड उनकी उनकी एक तरह से ऐसे देखते हैं सीवियरनेस, या उनकी उनके बगैर ट्रेन ऑपरेशंस में सच में बाधा उत्पन्न हो सकती है। सर हाँ जी, सर एबीसी एक बार फिर से सर रिपीट कर हाँ दीजिए। प्लीज प्लीज प्लीज। ये देखिए, ये एक्चुअली क्या होता है कि जो आइटम्स हैं पूरे इंडियन रेलवे में, उसमें हमने क्या किया है, ऐसे आइटम्स जो जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उनके बगैर आपका कोई भी एग्जीक्यूशन या ट्रेन ऑपरेशंस रुक जाएगा, उनको हम हाई प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हैं। उनके आइटम्स को हम पर उनका तो अवेलेबल कराना हमारा पहला दायित्व है, ठीक है। और वो उनको हम ए कैटेगरी आइटम में रखते हैं। तो अब ए कैटेगरी आइटम, बी कैटेगरी आइटम और सी कैटेगरी आइटम, ये हेडक्वार्टर डिसाइड करता है कि उस पर्टिकुलर जोन में रेलवे ऑपरेशंस के लिए किन आइटम्स को, मान लीजिए अपने वेस्टर्न रेलवे की बात है। वेस्टर्न रेलवे में मैं मानता हूं, मैं 10,000 आइटम्स मान लीजिए स्टोर करने हैं। तो 10,000 आइटम पूरे वेस्टर्न रेलवे में अलग अलग स्टोर में 10,000 आइटम स्टोर करने। उन 10,000 आइटम में 500 आइटम ऐसे होंगे जिनके बगैर सारा काम बेकार हो जाएगा। जैसे वो वाली बात है, कितना भी बढ़िया आप डिश बना लो, सॉल्ट नहीं है तो आपका सब बेकार हो गया। तो ऐसी वैल्यूएबल चीजें जो कि पूरे ट्रेन ऑपरेशन को प्रभावित कर सकती है, उनको हम ए कैटेगरी आइटम में रख देते हैं। उनका स्टॉक मेंटेनेंस बहुत अच्छे से मॉनिटर किया जाता है कि वो हमेशा हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद बी है, और कोई बिल्कुल जो कि भाई हाँ ठीक है कोई चीज़ नहीं है तो उसको सी कैटेगरी में डाल दिया। तो आगे मैं इसको जस्ट पढ़ता हूँ। एक एबीसी एनालिसिस इज डेराइव्ड फ्रॉम टर्म परेटो प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल है इसको हम परेटो प्रिंसिपल कहते हैं, वहीं से इसका एबीसी एनालिसिस का नाम आया है। नेम्ड आफ्टर एन इटालियन इकोनॉमिस्ट परेटो, कॉल्ड 80/20 रूल भी इसको बोलते हैं। दिस प्रिंसिपल सजेस्ट, ये क्या सजेस्ट करता है उसको ध्यान से देखिएगा। दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट 80% ऑफ टोटल आउटपुट of the total output is generated only by 20% of the valuable effort। ये बड़ी जोरदार बात है। तो जैसे एक एग्जांपल मैं यहां पर रखना चाहूंगा कि जैसे हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते थे, तो फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन में पूरे सिलेबस में अगर हम लास्ट मोमेंट पर पूरा सिलेबस रिवाइज करने जाएंगे तब तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत थक भी जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि पता है कि अगर 80 मार्क्स आ जाएं और 80 मार्क्स लाने के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट जो 20 पन्ने होते हैं ना, 20 पेज वाले, वही लास्ट में रिवाइज करते हैं कि यार 80 मार्क्स लाने हैं तो इन 20 पेजेस को जरूर रिवाइज करो। बाकी 20 मार्क्स के लिए जो पूरा दिन लग जाएगा, ठीक है, उसको थोड़ा भी साइड में रख दो। तो ऐसे ही इसमें बात है कि 80% ऑफ द टोटल आउटपुट इज जनरेटेड ओनली बाय 20% ऑफ द वैल्यूएबल एफर्ट। तो हमें वो वैल्यूएबल एफर्ट देखना पड़ेगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है, उनको पहले हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है।
टोटल सेल कितना हुआ 6,63,500 में पहला आइटम जो H1 था उसका कितना परसेंट था टोटल सेल में। तो आप तो परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे 2,80,000 डिवाइडेड बाई 6,63,500, ठीक है, इनटू 100 करोगे तो क्या आएगा परसेंटेज शेयर इन टोटल सेल वैल्यू। तो पहले आइटम H1 का टोटल सेल वैल्यू में कितना परसेंटेज था 42.2%, 20%। इसी तरह से J1 का निकालोगे तो 47 परसेंटेज सेल उसका कितना रहा 47.10%। और सभी आइटम का जब निकालते जाओगे, ये जो K2 आइटम देख रहे हो ना, ये केवल 5,000 रुपए का बिका। हो सकता है बहुत वॉल्यूम बिका हो इसका, लेकिन वैल्यू इसने कोई बहुत बड़ी वैल्यू फेच नहीं करी, तो 5,000 रुपए का बिका। तो 5,000 डिवाइडेड बाई 6,63,500, तो ये आया केवल 0.75%, 0.75% परसेंटेज शेयर इन द टोटल सेल वैल्यू। और जब इनका सम करोगे आप, क्यूमुलेटिव सम करोगे किसका 42%, 47%, 6%, 2%, 1%, तो आएगा ये टोटल 100%, ठीक है। तो अब आगे देखो इसको हम एबीसी कैटेगरी में कैसे एनालिसिस कर रहे हैं। एबीसी कैटेगरी आपके कोर्स में बहुत डिटेल में है, इसको अच्छे से जरा उसको देख के जाना आप लास्ट मोमेंट में। इसमें देखो तो इसी एग्जाम्पल K1 K2 एवरेज देखा था 200, 250, 350, ये सारा था। सेल प्राइस भी था, टोटल सेल वैल्यू भी हमने देखा था, परसेंटेज शेयर इन टोटल सेल वैल्यू भी देखा था। अब जरा देखना क्यूमुलेटिव, एक नया कॉलम ऐड किया है इसमें, क्यूमुलेटिव परसेंटेज शेयर। क्यूमुलेटिव परसेंटेज शेयर, पहला जो आइटम था H1 उसका 42.20 एज इट इज लिख दो। जब J1 की लाइन में आओगे तो क्यूमुलेटिव में क्या हो जाएगा 42.20 प्लस 47.10, J1 और H1 का टोटल परसेंटेज शेयर, ठीक है, ओके। इन दोनों को मिला के, इन दोनों आइटम्स में इनका क्यूमुलेटिव परसेंटेज शेयर कितना हो गया 89.30%। ध्यान रखना ये जो क्यूमुलेटिव दो आइटम का, 6 में से 2 आइटम का क्यूमुलेटिव परसेंटेज शेयर 89% हो गया, तो ये तो 70% से ज्यादा है। तो इन दोनों को मिला के हमने इसको क्लासिफाई कर दिया, ये दोनों आइटम हमारे ए कैटेगरी के आइटम होंगे। ध्यान से समझ लेना, ये दोनों आइटम हमारे ए कैटेगरी के आइटम होंगे, इन्हीं को ज्यादा आपको मॉनिटर करना है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों का जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज शेयर है वो 70 से ज्यादा है, ठीक है जी। अब उसके बाद फिर से नीचे आ जाओ, J2 आइटम के बारे में देखो। J2 आइटम का परसेंटेज शेयर कितना था, केवल 6.33% था, तो इसको 6.33 लिख दिया। J3 में जब इसको क्यूमुलेट किया, केवल J2 और J3 को क्यूमुलेट किया, ठीक है, तो पता चला केवल 8.44%। तो अब ये 10% के से भी कम है, लेकिन आपके पास अब 10% है, तो इसको आपने बी कैटेगरी में डाल दिया। K1 और K2 का तो क्यूमुलेटिव परसेंट केवल और केवल 2.26% है, इसलिए इसको सी कैटेगरी में डाल दिया। तो इस तरह से आप एबीसी कैटेगरी की एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो इस एग्जांपल को जरा आप सीरियसली ले लेना, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जरा देखना डेपो ट्रांसफर, अच्छा ये भी आपके इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टॉक वेरिफिकेशन तो आप कराते होंगे, आपका जो है स्टॉक वेरिफिकेशन से रिलेटेड है, उसके बारे में आपको एक्सपर्टाइज है। टैली बुक आप मेंटेन करते ही हैं, टैली बुक बिल्कुल बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अगले टॉपिक के लिए अपने चलते हैं।
अब एक कोर्स में आपके है जेम परचेज। आजकल जो गवर्नमेंट ने एक मार्केट प्लेस बनाया है जिसको गवर्नमेंट मार्केट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के नाम से जानते हैं, इसी से आपको परचेज करना है मोस्ट ऑफ द आइटम। ठीक है, इससे परचेज जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जैसे आपकी रेलवेज हैं, जैसे आपके डिफेंस हैं, जैसे आपके दूसरे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, दे हैव टू परचेज, उनको इसी से जेम के थ्रू ही मैक्सिमम परचेज करना है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, जेम आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से स्क्रीन पर। एक बार सबको बोलना पड़ेगा, जेम ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? नो सर, अभी तक पीपीटी शो हो रहा है सर, जेम का पोर्टल नहीं दिख रहा है। ओके, मैं मान रहा हूँ ये दिख रहा है आपको। तो जेम पर अगर परचेज करना है तो उसके क्या क्या विधियां हैं, उसके लिए जल्दी से आपको मैं बता देता हूँ। एक तो जेम के बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। दूसरी, जोनल रेलवे में जेम पोर्टल की संरचना। हमारे जोनल रेलवे में जेम का जो पोर्टल है उसकी क्या स्ट्रक्चर है, जेम में कौन कौन सी कैटेगरी के आइटम्स उपलब्ध हैं जहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें जो भुगतान है, पेमेंट की कैटेगरी है, जैसे परचेज तो ठीक है, लेकिन भाई पार्टीज को आपको पेमेंट भी तो देना है, तो पेमेंट के क्या मेथड्स हैं उनको देखना है। इसको ऑर्डर प्लेस करते समय, खरीदते समय क्या क्या सावधानी है अलग अलग स्तर पर, उसके बारे में थोड़ा देखना है। ट्रांसपेरेंसी, जेम में क्या खरीद जो है वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव है, उसके इसमें ट्रेनिंग्स वगैरह भी होती है जेम में, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे के माध्यम से और भी अच्छे से हम जेम को समझने की कोशिश करें। जेम के का जल्दी से परिचय कर लेते हैं। ऐतिहासिक रूप से मतलब कॉमर्स, हिंदी में टोटल है, ऐतिहासिक रूप से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है, भारत सरकार के अधीन जो एक के द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों एवं उपक्रमों को समान रूप से आयों के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट जारी किए जाते थे। डीजीएसएनडी के बंद होने के बाद सभी गवर्नमेंट विभाग यूपीएसयू के लिए विभिन्न प्रकार के मदों एवं सेवाओं के प्रोक्योरमेंट के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की संरचना की गई। जीईएम पोर्टल को 9 अगस्त 2016 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, तो इसको पूछ सकते हैं भाई कब ये आया, 2016 में आया जेम, हाँ, और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। जीएफआर 2017 के तहत इस पोर्टल पर उपलब्ध सभी मदों एवं सेवाओं का प्रोक्योरमेंट इस माध्यम से करना अनिवार्य कर दिया गया है। कंपलसरी है भाई, आपको जेम से ही परचेज करना है सभी ऑफिसर्स को। अब सभी केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों, संवैधानिक संस्थाओं, राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विभागों, सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, सरकारी कंपनी, निगम एवं स्थानिक स्वराज्य की संस्थाओं समेत सभी सार्वजनिक उपक्रमों के लिए जेम पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद इस माध्यम से अनिवार्य रूप से हो रहा है। तो इसका पोर्टल का है, जेम कैसे दिखता है वो आप यहाँ देख सकते हैं, जेम की साइट है। जोनल स्तर पर जेम पोर्टल पर उपभोगकर्ताओं की संरचना, पश्चिम रेलवे है,
उसके बाद पश्चिम रेलवे के बाद प्राथमिक उपयोगकर्ता, दूसरा है सहायक उपयोगकर्ता, और उसके बाद जो हायरार्की बनी हुई है क्रेता खरीदार, और कंसाइनी जिसको भेजा जाता है, और भुगतान अधिकारी तो अकाउंट डिपार्टमेंट। ये तीनों। खरीदता कौन है? स्टोर। और किसके लिए खरीदता है? कंसाइनी के लिए, प्रेषिती। और भुगतान अधिकारी अकाउंट होता है। प्राथमिक उपभोगकर्ता सभी जोनल रेलवे उत्पादन इकाइयों के एक एचओडी को प्राथमिक उपभोगकर्ता के तौर पर नामित किया गया है, जो अपने जोन इकाई के सभी विभागों में जेम पोर्टल पर कार्य करने हेतु अधिकारियों व कर्मचारियों के यूजर आईडी का सृजन, यूजर आईडी बनाना पड़ता है। जेम पोर्टल से संबंधित विभिन्न प्रकार की शिकायतें, तकनीकी समस्याएं, सुझाव एवं कार्य संबंधी पत्राचार रेलवे बोर्ड के साथ सुनिश्चित करते हैं। साथ ही जेम से संबंधित ऑनलाइन एवं ऑफलाइन तालीम आदि का भी समन्वय करते हैं। अब सहायक उपभोगकर्ता द्वारा जेम पोर्टल पर कार्य करने हेतु 3 प्रकार के सहायक उपभोगकर्ता बनाए जाते हैं, जिनकी संक्षिप्त भूमिका निम्न अनुसार है। क्रेता, क्रेता का मतलब खरीदार, मांग पत्र की प्राप्ति के पश्चात जेम पोर्टल पर उपलब्ध मदों सेवाओं की खरीद हेतु जेम अनुबंध जारी करता है। जेम क्या करता है? एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। अनुबंध प्रबंधन तथा मद की स्वीकृति के पश्चात बिल के भुगतान हेतु वित्त विभाग को अग्रेसित किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है। क्रेता की यूजर आईडी, खरीदार की यूजर आईडी मुख्य रूप से भंडार विभाग के अधिकारियों की बनाई जाती है। तो इसमें यूजर मुख्य रूप से खरीदार कौन है? जो स्टोर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, जिन्हें मदों या सेवाओं की खरीद की शक्ति प्राप्त है। ठीक है। प्रेषिती, मदों की खरीद हेतु जेम पोर्टल पर सर्च करके आवश्यक स्पेसिफिकेशन के साथ करना, ऑर्डर प्रोसेस के तहत मद सेवा की प्राप्ति के बाद निरीक्षण तथा उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति का निर्णय करना, स्वीकृत मदों के लिए CRAC कंसाइनीज रिसीट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट जारी करना, ये सारा काम कंसाइनी का है। कंसाइनी क्या करते हैं? जेम पोर्टल पर जाते हैं, वहाँ पर अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग मटेरियल को सर्च करते हैं, उनका स्पेसिफिकेशन वगैरह चेक करते हैं। अगर वो उनके सूटेबल है, जो चीज़ उनको चाहिए, जैसे हम डीमार्ट, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में क्या करते हैं? अपना साइज और ये सब कुछ भी सब देख के पसंद करते हैं चीज़ों को, और उसके बाद पसंद करने के बाद, ठीक है, हम क्या करते हैं? हम वहाँ पर पसंद भी हमें करना है, खरीदार भी हम होते हैं, पेमेंट भी हमें करना है। लेकिन रेलवे में यहाँ पर 3 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। खरीदना किसको है? कंसाइनी को चाहिए उसको, तो वो केवल अपना आइटम पसंद करता है। खरीदने के लिए वो स्टोर डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करता है, स्टोर डिपार्टमेंट उसको खरीदता है क्योंकि उसके पास खरीदने की शक्तियाँ हैं। उसके बाद वो क्या करता है? अकाउंट के पास भेज देता है, ठीक है, अकाउंट पेमेंट करता है। मटेरियल आता कहाँ है? कंसाइनी के पास। कंसाइनी फिर क्या करता है? उसको चेक करता है कि हाँ बराबर आया, हाँ बराबर आया। बराबर अगर है तो क्या करता है? उसके लिए कंसाइनी एक CRAC, जिसको हम बोलते हैं कंसाइनीज रिसीट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट जारी कर देता है। और जैसे
CRAC जारी होता है तो कंसाइनी को सेलर को, जो विक्रेता है, उसको पेमेंट मिल जाता है। ये सिंपल तरीका है। जैसे आप ऑनलाइन करते हो ना, अमेजॉन या दूसरे पोर्टल्स पर परचेज, बिल्कुल वही तरीका है इसमें। लेकिन वहां पर आप ही सब कुछ होते हो, आप ही सेलेक्ट करते हो मटेरियल को, आप ही ऑर्डर प्लेस करते हो, आप ही पेमेंट करते हो। यहाँ पर 3 हैं। जिसको चाहिए वो केवल सेलेक्ट करके खरीदेगा, स्टोर वाले लोग खरीदेंगे, पेमेंट अकाउंट वाले करेंगे। ठीक है। भुगतान अधिकारी CRAC बनने के बाद जब कंसाइनी ने बता दिया भाई ये मटेरियल मेरे पास आ गया और मेरे ही काम का मटेरियल है, तो वो और साथ में उसने CRAC इशू कर दिया। ठीक है। तब CRAC इशू करने के बाद, बनने के बाद सर, हाँ जी सर ये PPT आपका चेंज नहीं हो रहा है, स्टॉक वेरिफिकेशन शीट्स शो हो रहा है ओनली। अरे भगवान, काफी समय से सर। अभी आया? नहीं, अभी भी नहीं है सर। हाँ, अभी चेंज नहीं हुआ? जेम का कुछ नहीं आया? नहीं सर, जेम का पोर्टल नहीं है। इसके पहले भी मैंने बोला, आपने बोला कि मैंने शायद आवाज थी, मैंने सुना नहीं। एक ही यस सर, मैंने डिस्कनेक्ट किया, देन आई सॉरी। एक ही मिनट। हाँ, इतना सारा मैंने पढ़ा डाला जंप का। तो मैंने एक्चुअली जेम में काफी कुछ, मैं थोड़ा स्क्रीन को बीच में इंटरेक्ट किया करें प्लीज। इंटरेक्शन से क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वी कैन एक्ट अकॉर्डिंग। हाँ, इट इज लिटिल टफ प्लीज। हाँ, सॉरी फॉर, मैंने काफी कुछ इसमें जस्ट इसको रीड आउट किया है, तो आप चाहें तो मैं इसको स्क्रीन पर छोड़ जाऊंगा, तो सर से बात करके आप इसको प्लीज ले लेना और जस्ट रीड आउट करना। बहुत सिंपल बनाया गया है। जेम पर परचेज तो ऐसे है जैसे मान लो आप अमेजॉन पर परचेज कर रहे हो। ठीक है। तो मैं जल्दी से फिर से बता दूं कि जेम पर परचेज जो है वो होता कैसे है कि क्रेता जो है, हम लोग जैसे मान लीजिए यूजर डिपार्टमेंट है। ठीक है। तो यूजर डिपार्टमेंट सबसे पहले क्या करते हैं, उनका काम है कि जेम पोर्टल पर जाएं। जेम पोर्टल पर जाने के बाद अपनी स्पेसिफिकेशन डालें उसमें कि भाई मुझे इस तरह का कंप्यूटर चाहिए, इस तरह का आइटम चाहिए, उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, वो सारा डाल दें। तो जेम पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं के बारे में और ये टर्नओवर रेशियो, उसमें से वो अपनी स्पेसिफिकेशन हमें पैरामीटर स्टोर हेल्थ को तो शो करने के लिए, तो TOR उनका काम क्या रहेगा, टर्नओवर रेशियो, परिस्थिति का काम रहेगा। क्या होता है, मदों एवं सेवाओं की इन्वेंटरी अभी बैलेंस विजिबल है। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़े लेवल पर मदों इसको व सेवाओं की खरीद करने हेतु दुकान के जेम पोर्टल पर सर्च करके आप मान लीजिए दुकान जनरल यूम आवश्यक जिसमें स्पेसिफिकेशन के साथ की मांग पत्र तैयार करना और किराना आइटम, और उसके बाद जाने क्या क्या आप अपने स्टोर में रखते हैं। छोटा सा स्टोर जो खरीदने के लिए सक्षम अधिकारी है, सबसे पहले आप लोकल जो डिमांड्स है उसको आप जरूर अपने पास रेलवे ने, ठीक है, क्रेता के तौर पर अब आप मान लो आपको की जरूरत है, उसमें से आपको पता चल जाता है धीरे धीरे तैयार कर लें
और मान लो आपके पास टोटल को 200 आइटम आपने कि मुझे ये अलग अलग तरह के आइटम स्टोर किए हुए हैं। स्टोर क्या करेगा, उसमें से केवल और केवल पद्धति है 20 आइटम ऐसे होंगे लोग जो से कॉल करेगा आपको, आप ये चीजें से मेंटेन करना है। उससे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कम रेट वाला होगा, उसकी डिमांड बहुत रेगुलर वाला, उसको ऑर्डर कस्टमर आएगा तो उसको वो ऑर्डर देने के बाद वो जो भी आप क्या करते हैं उसको बहुत अच्छे से मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो वो जो 15-20 आइटम आपके माइंड में हमेशा चलता है, वो एक कैटेगरी आप टेस्ट कर लो, चेक कर लो। अच्छा, कंसाइनी की बात करते हैं, डायरेक्टली टर्नओवर रेशियो का कंसाइनी उस पर टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और जब ठीक है फाइनली तो जब वो इस बात से आश्वस्त हो गए, कुछ लोग आप मटेरियल इशू भी करते हैं, मतलब बेचते भी क्या करते हैं, मान लीजिए आप सर्टिफिकेट इशू करते हैं कंसाइनी का, जिसका नाम होता है CRAC, आपके पास कंसाइनी रिसीट 2 लाख रुपए का सामान था, ऐसे एग्जांपल आप जारी करेंगे, जारी करते ही अकाउंट को CRAC जाएगा और 2 लाख रुपए का सामान था। और जब ठीक है तो रात में जैसे मैंने बताया फाइनली ध्यान कि ठीक है अमेज़न आया भी होगा, कौन लिया गया भी होगा, हम आपने खरीदा भी होगा, ठीक है। इसलिए ऑन पोर्टल से जब खरीद करते हैं तो ये सब करने के बाद मान करते हैं मटेरियल के पास शेप साइज और सब जो आपका चूज करते हैं, बैलेंस फिल फिनिश जो भी है चूज करने के बाद वो ऑर्डर 1 लाख रुपए करते हैं रह जाता है, और लास्ट में पेमेंट भी हम पड़ जाता है 1 लाख रुपए, एंड फाइनली स्टॉक भी हम ही करते हैं। लेकिन इसमें रेलवे में मानसिकता को बनाए रखने के लिए आया गया मिला चीज है, ठीक है, जिसको जरूरत हो मटेरियल की वो खाली अपनी जरूरत बताए। इस 4 लाख रुपए का आज आपने पूरे साथ वो फॉरवर्ड किसको करे, बेच दिया। तो 4 लाख 2 लाख पड़ा था, स्टोर 4 लाख बेचा होगा तो इसका मतलब क्या हो, उसको परचेज करेंगे। परचेज करने के बाद जब मटेरियल्स कंसाइनी मिल जाए तो कंसाइनी 4 लाख बेचा 3 लाख रुपए जारी करे और मटेरियल आया आपके यहाँ। जो ध्यान से सुना है, उसको फिर से बोलता हूँ मैं, यही इसको कलेक्ट पूरी पद्धति है। और इसी सुबह आपने अपना दुकान खोला तो 2 लाख रुपए का मटेरियल पड़ा है, 3 लाख रुपए का मटेरियल आपके स्टोर में और आ गया, आपने पेमेंट कर दिया तो टोटल कितना हो गया उसके बारे में देख लेते हैं। CRAC 5 लाख रुपए में क्रेता द्वारा को खरीदार द्वारा तो बिल केवल किया जाता है, 1 लाख रुपए का स्टॉक बचा हुआ है। बिल तो आप संबंधित कितने का अधिकारी के पास फॉरवर्ड हो जाता है, तब अनुमोदित बिल की राशि का भुगतान 4 लाख रुपए का भुगतान अधिकारी द्वारा 4 लाख डिवाइडेड बाय रेलवे में सिर्फ लेखा विभाग के अधिकारी ही जो टोटल वैल्यू जो आपके पास बचा 1 लाख वो 4 लाख डिवाइडेड करना बनाए जाते हैं into 100। पेमेंट का जो पावर है वो कितना हो जाएगा, 4 into 100। तो आपका जो TOR हो जाएगा सबसे इम्पोर्टेंट पहला स्टेज होता है कि जेम तो पर यूजर आइडेंटिटी बैलेंस दैट इज उसके लिए एक कुछ टोटल इन्वेंटरी बैलेंस नाम 1 लाख डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ स्टोर कार्यालय है, दैट इज यूनिट का पूरा पता इशू किया आपने कितना बेचा, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर 4 लाख का बेचा, DSC चाहिए, 1 डिवाइडेड बाय सर्टिफिकेट चाहिए, 1 डिवाइडेड बाय 4 into 100 सारा हुआ। आप एक अच्छा उसके साथ ही गवर्नमेंट का जो TOR है वो 25% का ठीक gov.in या @nic.in में आपकी ईमेल आईडी चाहिए, रेशियो फॉर्मूला है के साथ इन्वेंटरी बैलेंस, शाम को आपके पास कितना बैलेंस रहा या किसी शाम को जिम का यूजर आईडी जनरेट कर सकते हैं, एंड में कितना बैलेंस रहा और पूरे डिवाइडेड बाय टोटल पूरा साल में के तौर पर इशू किया, इन दोनों का रेशियो अथवा ठीक है परिस्थिति का कार्य नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा फॉर्मूला, भुगतान अधिकारी के तौर पर पंजीकृत इन्वेंटरी बैलेंस करता है, कितना आपके पास इन्वेंटरी बचा हुआ है, परचेजर नहीं हो सकते, ₹1 का आपके दुकान में पड़ा हुआ है, कंसाइनी नहीं हो सकता, डिवाइडेड बाय उस पीरियड में गिवन पीरियड में आपने कितना मटेरियल जेम पर उपलब्ध श्रेणी, इन दोनों का रेशियो पर कौन-कौन से मदें कौन-कौन से टाइप्स तो सर्विसेज हैं ने जो टारगेट रखा है तो जेम पर दोनों तरह की चीजें हैं रखा है। आप अगर आइटम्स भी मिलेंगी और सर्विसेज भी मिलेंगी। सर्विसेज में जैसे मान लीजिए पहले मत समझ लीजिए तो ये कोई भी कंप्यूटर, कोई भी स्विच, कोई भी मशीन, कोई भी पार्ट, अब आप जरा ABC को फिर से मैं से लेके यहाँ पर ये पेज आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जस्ट ABC कैटेगरी के व्यू पॉइंट से और रेलवे के व्यू पॉइंट से। मैडम गुड मॉर्निंग। ए कैटेगरी आइटम्स आर हाई वैल्यू आइटम्स, इनकी वैल्यू बड़ी हाई होती है, बहुत ध्यान से परचेज किया जाता है इनको आइटम्स और बड़े वैल्यूएबल आइटम्स होते हैं, ठीक है। हाई वैल्यू आइटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अबाउट 70% ऑफ वैल्यू ऑफ स्टोर। 100 रुपए का अगर पूरे स्टोर में आपने 100 रुपए का मटेरियल रखा हुआ है
तो 70 रुपए की जो वैल्यू है वो केवल ए कैटेगरी आइटम, हाँ 15 से 20 मिनट, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होगी, इनकी संख्या केवल, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम लोग इसमें जो कैटेगरी है आइटम्स की, एक छोटी सी जगह में आ जाएगी आइटम्स है, और दूसरे क्या है सर्विस आइटम्स आर हाई वैल्यू आइटम्स, सर्विसेज गिविंग अबव 70% ऑफ वैल्यू ऑफ स्टोर्स बट खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आइटम्स पर समझ गए होंगे। केवल सर्विसेज, जैसे आपको व्हीकल की हायरिंग करनी है, आपको आजकल तो इस कैटेगरी ऑफ सफाई वाले आइटम्स, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, मॉनिटर्ड, और राइट दूसरे अन्य सर्विसेज के लिए मॉनिटरिंग बड़ी जबरदस्त होती है, तो उसको भी आप हायर कर सकते हैं टेंडर के थ्रू, रिसीट, ठीक है, स्टॉकिंग। तो इस पोर्टल पर दोनों तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं कि ये केवल आइटम्स मिलती हैं, नहीं भाई, आइटम्स के साथ आपको जो सर्विसेज मटेरियल भी मिलेगा एज वेल एज सर्विसेज भी, जिन पर उसको खरीद सकते हैं। जिम पोर्टल पर वे सारी मदें अकाउंट के सबसे बड़े उपलब्ध हैं जिनकी साधारण तो सबसे पहले एक कैटेगरी आइटम्स की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन उनकी जो वैल्यू होती है 10 बहुत ज्यादा श्रेणी, बहुत सारे टाइप हैं, उसमें टॉप 10 श्रेणी है। कंप्यूटर कैटेगरी आइटम, मल्टी फंक्शन कैटेगरी, फर्नीचर कैटेगरी आइटम्स आर मॉनिटर्ड उपकरण, सॉफ्टवेयर विशिष्ट आप मॉनिटर नहीं करते हो, एंड स्ट्रिक्टली चिकित्सा उपकरण, फायर सेफ्टी उपकरण, ऑक्सीजन गैस बट एसेसरीज, कंट्रोल सारी जो एक्सरसाइज एट सीएमएम लेवल, एचओडी लेवल पर इसका आपको कंट्रोल वर्तमान में किया जाता है। निम्न दर्शित सुविधाएं 20% ऑफ वैल्यू ऑफ स्टोर्स कंप्राइजेस जिम पोर्टल पर से 20% ऑफ आइटम्स, तो मतलब और वर्क्स आपका जो पूरा स्टोर है ये सही रुपए का है, बाकी उसमें केवल 20 रुपए का जो आइटम है वो 20 रुपए। सर्विसेज में क्या क्या मिल सकती है, उनकी टॉप श्रेणी क्या है, व्हीकल है, मानव संसाधन हायरिंग है, जिनका माल पर की मात्रा नेटवर्किंग पूरे स्टोर की मात्रा का मरम्मत है 20%। फायर सेफ्टी, अब आगे फाइटिंग कैटेगरी की वार्षिक मरम्मत है। सी कैटेगरी आइटम लैपटॉप वैल्यू होती है पैसे वाला, वो 10 रुपए की ही होती है। सुरक्षा व्यवस्था है, इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, साफ सफाई में जरूरी कस्टमर हो सकता है, इनको भी लेने आता है, विज्ञापन सेवा है, ये सारी से सारी आपको तो बेकार, लेकिन उसको भी आपको देना है, तो हम उसको किस कैटेगरी में रख देते हैं, जिम कैटेगरी आइटम। इस समय कुछ आवश्यक बिंदु हैं, जिम पोर्टल एबीसी समझ में आया, विभिन्न कैटेगरी आइटम 70% अलग अलग कैटेगरी के तहत उपलब्ध हैं, जैसे वैल्यू का होता है टोटल स्टोर का, कंप्यूटर कैटेगरी आइटम 20% वैल्यू का होता है टोटल स्टोर का, सी कैटेगरी आइटम चाहो 10 खरीद सकते हैं होता है टोटल स्टोर का, लेकिन क्वांटिटी वाइज में एक कैटेगरी आइटम 10% आइटम्स होते हैं, तो आरेख में से आवश्यक विवरण अथवा मूल्य कैटेगरी आइटम 20% आइटम्स होते हैं, सी कैटेगरी आइटम वैल्यू 70% में क्वांटिटी चयन किया जाता है, और वो जब आप यूज करेंगे तो आप इसको एक एग्जांपल थोड़ा अच्छे से निश्चित कर पाएंगे, ठीक है। तो बस मेरा इतना था कि जेम एक पोर्टल है जिस पर एग्जांपल परचेज कर सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा जरूरत आपकी होती है, और परचेज अधिकारी स्टोर वाले होते हैं, पेमेंट अधिकारी जो होते हैं वो अकाउंट्स होता है। जेम इसके जहाँ देखिएगा खरीदी गई उपलब्ध विकल्प शॉप है, एक तो तरीका है सीधी परचेज के लिए, डायरेक्ट परचेज कैसे करते हैं, ठीक है। इसके तहत J1 है, J2 है, J3 है, K1 है, K2 ये नाम सीधी खरीद की जा सकती है। इसमें एवरेज डिमांड पर ही है, वो डायरेक्टली आप एक यूनिट की एवरेज डिमांड है, H1 की एवरेज डिमांड कितनी है, स्टोर ऑफिसर है वो डायरेक्टली 200 की डिमांड है। यह पद्धति कम मूल्य की मदों की, J1 की कितनी है 250 डिमांड है, J2 की कितनी डिमांड है 150 की डिमांड है, J3 की कितनी डिमांड है 300 डिमांड जैसी, K1 की लोकल डिमांड है 400 की डिमांड है, K2 की कितनी डिमांड है 500 की डिमांड है। टोटल डिमांड हमने देखा कि सभी आइटम्स की, दूसरा है J1 H1 ये है ना, ये समझ लो आपके शॉप में अलग अलग तरह के ओरिजिनल इक्विपमेंट पार्ट्स हैं, मशीन्स हैं, या अलग अलग तरह के मदों आइटम्स हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तुलना उनका किस रेट से कौन कौन, तो आपके पास टोटल 6 तरह के आइटम आपके स्टोर में सिस्टम द्वारा दर्ज दुकान में फर्म से जिनकी जो एवरेज डिमांड है तक की डिमांड की मांग है उसको मिलन का मतलब जो सबसे कम 200 है, टोटल क्या है 2000 ऑर्डर ले सकते हो डिमांड है। अब उसके बाद आगे जो विधियां हैं वो अपने ज्यादा यूज नहीं कर, अगर मान लो ठीक है
तो अब ये हुआ आप आप एक प्राइस पढ़ सकते हैं, मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ, प्राइस है से सबको फॉरवर्ड कर दूंगा, जरूरत हो तो कितनी है आप देख सकते हैं। ये जो 1400 रुपए पीपीटी की हुई अपने एक यूनिट रेलवे ने ही बनाई है, 1250 आपके लिए जीवन की कुछ क्वेश्चंस हैं जो 120 स्टोर रुपए पर में एक आप बिक रहा है, जाके देख सकते हैं। सब है मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करता हूँ और 10 रुपए पर पीस यहाँ पर। तो अगर ये बिकता है तो टोटल सेल इन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1400 मल्टीप्लाइड बाई 200 कितना हो गया, 2,80,000। 1250 मल्टीप्लाइड बाई 250 ये कितना हो गया, 3,12,000। 120 मल्टीप्लाइड बाई 350 42,000। तो इस तरह से आप टोटल जो सेल हुई वो कितनी हुई, 6,63,500 की। अब जरा ध्यान से देखना, परसेंटेज शेयर इन शेयर टोटल हुआ है आपके सेल। साथ। या आप अगर कैलकुलेटर हो तो आप अपने खुद कैलकुलेटर